जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों विराम चिन्ह, इसके बाद भाषा बोली, उपबोली, रस छंद और अलंकार। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है। जय हिंद बैच अपने आप में सबसे ज्यादा बेहतरीन बैचों में से एक ये साबित होगा, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला। मैथ के टीचर इसमें अंकुर सर रहेंगे, बाकी रीजनिंग के टीचर और मैथ दोनों बदल दिए। हिंदी और जीएस के टीचर वही है जो पुराने बैचों में थे। उसका रीजन ये है कि इन दोनों सब्जेक्ट का एक बड़ा रोल होता है मैथ और रीजनिंग का, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों अलग अलग टीचर से पढ़ने के भी अपने फायदे होते हैं, लेकिन ज्यादा टीचर चेंज करना ठीक भी नहीं है। एक या दो टीचर ही जिससे आप समझ सकते हो, उससे ही चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये विराम चिन्ह वाला एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये विराम चिन्ह वाला टॉपिक अभी तक कराया है नहीं। फिलहाल मैं जो टॉपिक कराऊंगा आपको वो एक तो विराम चिन्ह है, ये वाला टॉपिक कराएंगे। इसके साथ में फिर प्यारे दोस्तों हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी एवं अन्य भारतीय हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं ये वाला टॉपिक मुझे कराना है। इसके बाद में मैं टॉपिक लूंगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पहले अलंकार को करेंगे, अलंकार वाला टॉपिक, क्योंकि डिमांड है बच्चों की अलंकार की। इसके बाद में फिर यहाँ पे रस वाला टॉपिक, और इसके बाद में पांचवा टॉपिक छंद। ठीक है, ये टॉपिक आने वाली कुछ क्लासों में होंगे। तो अब इनमें से नहीं हुआ है, इनकी विराम चिन्ह नहीं हुआ। एक बार सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट ये है, ये तो नहीं हुआ लेकिन मैं विराम चिन्ह पढ़ाया कि नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया आप लोगों के बैच की क्लास को देखे हुए, कौन कौन से टॉपिक हुए, इस वाले का एक बार बताओ। अगर नहीं हुआ है तो नो लिखिए, अगर हुआ है तो यस लिखिए, बाकी आपको कुछ भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं हुआ तो नो लिखिए, और हुआ है तो आप यस लिखिए। ठीक है, बाकी ये तो नहीं हुए तो मुझे क्लियर है, ये टॉपिक तो नहीं हुए, क्योंकि मैं इनको हमेशा प्यारे दोस्तों लिंग वचन और इसके साथ साथ जो समास कारक होता है उसी ग्रुप में इसको मैं कराता हूँ। तो हो सकता है मेरे अनुसार ये बच गया हो। ठीक है, तो जब तक आप लोगों के कमेंट आए तो मैं चीजों को कर लेता हूँ शुरू। तो यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है विराम चिन्ह। क्लियर, सबसे पहले हमें इस विराम के बारे में जानना होगा। वेरी गुड, थैंक यू। सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा? विराम के बारे में। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ आराम होता है। विराम को हम विश्राम भी कहते हैं, विराम को हम ठहराव भी कहते हैं। शाब्दिक अर्थ पूछेगा आपसे, विराम को हम रुकना भी कहते हैं। विराम को क्या कहते हैं? रुकना भी कहते हैं विराम को। इसके बाद दूसरा जो है प्यारे दोस्तों, दूसरा यहाँ पे है हमारा चिन्ह। तो चिन्ह का जो अर्थ होता है वो चिन्ह का अर्थ प्रतीक भी होता है, चिन्ह का अर्थ संकेत भी होता है। तो चिन्ह का अर्थ प्रतीक, संकेत। चिन्ह को हम निशान भी कहते हैं, निशान। और चिन्ह को हम पहचान भी कहते हैं। चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पहचान भी कहते हैं। इसके बाद मुद्दा निकल के आता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। फिर मुद्दा क्या है? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो जो विराम चिन्ह है वो अपने आप में प्यारे दोस्तों लिखते समय, बोलते समय, बोलते अर्थात उच्चारण करते समय, जहां हम बोलते अर्थात उच्चारण करते समय जहां हम ठहराव लेते हैं, लिखते समय, जहां हम ठहराव लेते हैं लिखते समय उन ठहराव लिखते समय उन ठहराव के स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जो चिन्ह
लगाए, जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, विराम का मतलब आराम, विश्राम, ठहराव और रुकना होता है। चिन्ह का अर्थ प्रतीक, संकेत, निशान और पहचान होता है। और विराम चिन्ह क्या है? बोलते अर्थात उच्चारण करते समय जहाँ हम ठहराव लेते हैं, लिखते समय उस ठहराव के स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो क्या कहलाए? हमारे विराम चिन्ह कहलाए। तो 3 आपके प्रश्न हो गए, 2 शाब्दिक अर्थ के और 1 हो गया विराम चिन्ह की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। तो विराम चिन्ह की परिभाषा डेफिनेशन आपकी ये है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप 4th प्रश्न शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी क्या है आपकी? तो जो चिन्ह की शुद्ध वर्तनी है वो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक ऑप्शन में ये है चिन्ह की शुद्ध वर्तनी ये है, जब ऑप्शन में ये नहीं है तो चिन्ह की शुद्ध वर्तनी ये है, और जब प्यारे दोस्तों ये वाली वर्तनी दी गई हो तो ये प्रयोग तो हम करते हैं लेकिन ये अशुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी प्यारे दोस्तों ये दोनों है। यहाँ पे ये है अपने आप में आधा है, लेकिन कई बार हम इस न के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। है आधा होता है, न पूरा होता है चिन्ह में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 5वां है हम इन चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और फिर हमने प्रयोग कर लिया यहाँ पे रोको मत, रोको मत, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग जगह चिन्ह लगाने पर अर्थ में भी अंतर आ जाता है। रोको मत जाने दो अर्थात इसको पकड़ के रखो, जाने नहीं देना है। रोको मत जाने दो, इसको छोड़ दो, इसको रोकना नहीं है। तो विराम चिन्ह का खुद का कोई मीनिंग अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब शब्दों के साथ सेंटेंसों में इनका प्रयोग करते हैं तो ये अर्थ बदल देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है 6ठा बनता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या 20 होती है। कामता प्रसाद गुरु कौन है? ये हिंदी के व्याकरण शास्त्री, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी व्याकरण। तो ये आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो हिंदी व्याकरण जो पुस्तक लिखी उसमें विराम चिन्ह की जो संख्या बताई इन्होंने, कितनी बताई? 20। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने विराम चिन्ह होते हैं, तो राइट आंसर हो गया आपका 20। तो कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी ये हिंदी के 2 व्याकरण शास्त्री हुए जिन्होंने संस्कृत से ग्रामर को उठा के हिंदी में बड़ा ही सरल, सुगम, आसान तरीके से रखने का काम किया। आपका जो पहला प्यारे दोस्तों विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम, और जो ये अल्प विराम है वो ये वाला चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है अर्ध विराम। दूसरा चिन्ह क्या है आपका? अर्ध विराम। ये वाला चिन्ह आपका अर्ध विराम होता है। तीसरा जो चिन्ह होता है वो होता है आपका उप विराम, और इसी उप विराम का दूसरा नाम होता है अपूर्ण विराम। इसका क्या होता है? अपूर्ण विराम। और इस चिन्ह को जो हम प्रयोग करते हैं वो विसर्ग की तरह की 2 बिंदी लगा के करते हैं। इसके बाद में एक होता है हमारा पूर्ण विराम, और इस पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है। इसके बाद में फिर एक होता है योजक चिन्ह। एक क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, और योजक चिन्ह होता है एक हाइपन जिसको बोलते हैं, ये वाला चिन्ह होता है। इसके बाद होता है प्यारे दोस्तों आपका निर्देशन चिन्ह। क्या होता है? निर्देशन चिन्ह। इस निर्देशन चिन्ह का प्रयोग हम एक बड़ी रेखा के रूप में या इस रूप में, या प्यारे दोस्तों हैज के रूप में, @ के रूप में,
1 2 3 के रूप में या कै खे गै के रूप में करते आए हैं। ठीक है। इसके बाद में एक चिन्ह होता है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जिसका प्रयोग हम नोट या पता बताने के लिए करते हैं, और इस चिन्ह में हम 2 बिंदी और एक बीच में ये लगा के हम विवरण को प्रकट करते हैं। संक्षेप में किसी चीज को बताने के लिए विवरण चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 8वां जो चिन्ह होता है हमारा वो होता है लोप चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है? लोप चिन्ह होता है। और इसका जो प्रयोग करते हैं 3 क्रॉस के चिन्ह के आधार पे। इसके बाद जो चिन्ह होता है हमारा वो लांघव चिन्ह होता है। और लांघव जो चिन्ह होता है ये हम ऐसे डॉक्टर में, प्रोफेसर में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद 10वां जो चिन्ह होता है प्यारे दोस्तों वो होता है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग एक हम छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं छोटी डिजिट के लिए, एक हम बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं बड़ी डिजिट के लिए। इसके बाद में प्यारे दोस्तों हमारा चिन्ह होता है आवर्ती चिन्ह, जिसको पुनरावर्ती चिन्ह भी बोलते हैं। आवर्ती चिन्ह या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम, पुनरावर्ती चिन्ह। किसी चीज को रिपीट करने के लिए उसके नीचे हम ये 2 लगा देते हैं, आवर्ती या पुनरावर्ती चिन्ह, ये कहलाता है। इसके अलावा हम तुल्यता चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तुल्यता चिन्ह शाब्दिक अर्थ बताने के लिए तुल्यता अर्थात बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद हम यहाँ इति श्री चिन्ह का जो कार्य किया गया है उसकी समाप्ति के लिए इति श्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। इति श्री चिन्ह ये वाला होता है, या फिर पहले बड़ी फिर छोटी फिर इससे छोटी, पहले एक बड़ी फिर ये का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, इति श्री चिन्ह के रूप में करते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक चिन्ह होता है हमारा यहाँ पे त्रुटि पद। क्या होता है? त्रुटि पद। इसी को प्यारे दोस्तों हम काग पद भी बोलते हैं। त्रुटि पद, काग पद, इसी को हंस पद भी कहा जाता है। इसको भूल सुधार भी कहा जाता है। भूल सुधार चिन्ह, इसको क्या बोलेंगे? भूल सुधार चिन्ह कहलाता है। भूल सुधार चिन्ह भी इसको बोलते हैं। इसी का एक और नाम होता है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण मतलब क्या होता है? बोलना। तो ये जो विस्मरण चिन्ह है हमारा, ये लेमड़ा की आकृति का एक चिन्ह होता है। जहाँ कोई शब्द छूट जाए, गलत हो जाए, उसके स्थान पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं हमारे विराम चिन्ह। डिटेल से भी पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ आपको वो प्रश्न करा रहे हैं जहां पर प्यारे दोस्तों जहां पर चिन्ह दे के विराम चिन्ह पूछेगा या विराम चिन्ह का नाम दे के चिन्ह पूछेगा। इसके बाद में आपका एक चिन्ह होता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह। और इसी चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? उद्धरण चिन्ह होता है। इसी चिन्ह का दूसरा नाम होगा उद्धरण चिन्ह। तो ये जो अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है ये 2 प्रकार का होता है। इसको हम, एक तो होता है इकरा चिन्ह, इसको क्या बोलेंगे हम? इकरा चिन्ह बोलेंगे इसको। और एक होता है इसी तरह का आपका दुकरा चिन्ह, इसको क्या बोलेंगे? दुकरा। जहाँ ये 2 लगाते हैं तो दुकरा है, और जहाँ 1 लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? इकरा चिन्ह कहलाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो हम चिन्ह प्रयोग करेंगे वो चिन्ह होता है रेखांकित चिन्ह होता है। रेखांकित या रेखांकन। रेखांकित या रेखांकन चिन्ह, जिसमें हम अंडरलाइन खींच देते हैं। रेखांकित या चिन्ह जो है आपका, ये अंडरलाइन वाला जो चिन्ह होता है, ये क्या होता है? अंडरलाइन वाला जो चिन्ह होता है उसको हम रेखांकित या रेखांकन चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे 17 रेखांकित या रेखांकन चिन्ह। अधोरेखा, इसके बाद क्या होता है? अधोरेखा चिन्ह होता है। अध मतलब नीचे, अधोरेखा चिन्ह। ये जो अधोरेखा चिन्ह है इसी अंडरलाइन को बोलते हैं, क्योंकि अध कहते हैं नीचे को। तो ये जो अंडरलाइन है जो नीचे खिंची होती है इसको अधोरेखा ही चिन्ह बोलते हैं। ये तत्सम शब्द है, ये अपने आप में तद्भव है। इसके बाद में एक होता है प्यारे दोस्तों यहाँ शिरोरेखा चिन्ह। क्या होता है? शिरोरेखा चिन्ह। तो शिरोरेखा जो चिन्ह होता है, शिरोरेखा चिन्ह,
वो हम शब्द के हमेशा ऊपर लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ शब्द लिखा है कमल, तो इस कमल के ऊपर जो हमने यहाँ चिन्ह लगाया, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा समय, तो समय के नीचे जो हमने यहाँ लगाया, इसको यहाँ अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोरेखा चिन्ह। इसके बाद में यहाँ जो हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो रिक्त स्थान वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, रिक्त स्थान चिन्ह। तो रिक्त स्थान क्या है? जो आप डैश 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 करके प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में यहाँ जो होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगेंगे, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों संबोधन चिन्ह का। किसका? संबोधन, संबोधन या विषम्य बोधक चिन्ह। संबोधन या विषम्य बोधक चिन्ह। तो संबोधन और विषम्य बोधक जो चिन्ह होता है वो हमारा ये वाला होता है, जहाँ मनोविकार मनोभाव को हम प्रकट करते हैं। इसके बाद में एक चिन्ह होता है प्यारे दोस्तों हमारा अर्धचंद बिंदु। क्या होता है? अर्धचंद बिंदु चिन्ह। तो अर्धचंद बिंदु चिन्ह जो है हमारा, अर्धचंद बिंदु चिन्ह, तो अर्धचंद बिंदु चिन्ह हमारा ये वाला होता है, अर्धचंद बिंदु, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा एक होता है अर्धचंद। क्या होता है? अर्धचंद चिन्ह। तो अर्धचंद जो चिन्ह होता है वो केवल हमारा ये वाला चिन्ह होता है। और इसके बाद 24 आपको ध्यान रखना है, एक होता है हमारा अनुस्वार चिन्ह। क्या होता है? अनुस्वार चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ये वाला चिन्ह हमारा अनुस्वार चिन्ह कहलाता है। और इसके बाद 25वां जो होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है विसर्ग चिन्ह। क्या होता है? विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, और विसर्ग चिन्ह हमारा बीच में से खाली रहता है। तो कुल मिला के बात ये है, प्रयोग की दृष्टि से हम 25 विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे तो उच्चारण में समय जरूर लगेगा, और जब समय लग रहा है तो स्वाभाविक बात है हम इनका जो प्रयोग है वो सार्थकता के संदर्भ में ही करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 होते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर हम कितनों का प्रयोग करें? 25 का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों अब तक मैंने आपको केवल 2 क्वेश्चन कराए। एक क्वेश्चन तो मैंने ये कराया कि वो इनको दे के इनको पूछ लेता है, या इनको दे के वो इनको पूछ लेता है। इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको ये करना है कि इन चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ किस संदर्भ में कैसे कर रहे हैं। अल्प विराम का प्रयोग प्यारे दोस्तों हम शब्दों के साथ करते हैं। किसके साथ? अल्प विराम का प्रयोग समान आधार वाले शब्दों के साथ, समान आधार वाले शब्दों के साथ, किसका प्रयोग हो रहा है? अल्प विराम का। जैसे राम श्याम मोहन सोहन है, तो उनके बीच में क्या लगाएंगे? हम अल्प विराम लगाएंगे। अर्ध विराम का प्रयोग जो होता है वो वाक्यांश के साथ होता है। वाक्यांश को क्या बोलेंगे हम? उपवाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? वाक्यांश को उपवाक्य, सब सेंटेंस के साथ। उप विराम का जो प्रयोग होता है वो शीर्षक टाइटल के साथ होता है, और पूर्ण विराम का जो प्रयोग होता है वो वाक्य के साथ होता है। वो किसके साथ होता है? वाक्य के साथ। तो आपसे दूसरा प्रश्न जो पूछेगा वो पूछेगा समानाधार वाले शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, उपवाक्य सब सेंटेंस के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, टाइटल शीर्षक के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वाक्य की समाप्ति कथन की पूर्णता पर किसका प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और वो कैसे करोगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्रयोग किया पहले वाला अल्प विराम का। तो अल्प विराम जो है
वो आपका ये वाला चिन्ह है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहां थोड़ा ठहराव लिया जाए। इसका प्रयोग कहाँ होगा? जहां थोड़ा ठहराव लिया जाए, वहां किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का। दूसरा क्या है? समान आधार वाले शब्दों के साथ, समान आधार वाले शब्दों के साथ। और समान आधार वाले शब्द कैसे होंगे? समान आधार वाले शब्द होंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। तो इनमें समान आधार क्या हुआ? ये सारे एक वचन हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के उदाहरण हुए व्यक्तिवाचक, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो इन ये समान आधार हो गए। तो राम, लक्ष्मण, भरत, तो इनके बीच में जो हमने ये प्रयोग किया, तो ये क्या है आपका? ये है आपका अल्प विराम। ये क्या है? अल्प विराम। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका, दूसरा है अर्ध विराम। दूसरा क्या है आपका? अर्ध विराम। अर्ध विराम का जो चिन्ह है हमारा वो ये वाला होता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? वाक्यांश के साथ। वाक्यांश अर्थात उपवाक्य। अर्ध विराम वाक्यांश अर्थात उपवाक्य। वाक्यांश अर्थात उपवाक्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? अर्ध विराम चिन्ह का। कैसे होगा प्रयोग? यहां देखो, जैसे उसने कहा वह कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये हमारा यहाँ वाक्यांश है, उपवाक्य है। तो जब एक सरल वाक्य को किसी उपवाक्य सब सेंटेंस से जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा अर्धविराम चिन्ह। इसी के स्थान पे हम समुच्चय बोधक अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं कि उसने कहा, तो अर्धविराम के स्थान पे समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे यहाँ पे आ गया, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा महात्मा गांधी ने? सदा सत्य बोलो। तो ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने कहा, ये यहां से लेके यहां तक आपका क्या है? ये उपवाक्य है, सब सेंटेंस है। इसी के स्थान पे आप यहाँ की का भी प्रयोग कर सकते हो वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि किस विराम चिन्ह के स्थान पे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में क्या होता है? हम जितना अल्प विराम में समय लेते हैं इसका दुगुना समय लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चिन्ह प्रयोग किया, ये वाला आपका उपवाक्य है, वाक्यांश है। ठीक है, तो ये आपका सरल वाक्य है, सदा सत्य बोलो। तो किसी उपवाक्य सब सेंटेंस को सरल वाक्य से के साथ जोड़ने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका उपविराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह है आपका? उपविराम चिन्ह है। और उपविराम चिन्ह क्या है आपका? ये वाला कहाँ प्रयोग होता है? ये शीर्षक के साथ प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं? शीर्षक के साथ, अर्थात टाइटल के साथ इसका प्रयोग होगा। टाइटल क्या है आपका? जैसे यहाँ पे आ गया, गदर एक प्रेम कथा, ये टाइटल है गदर।
यहाँ पे आतंकवाद, आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या, आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या। भारत एक खोज, भारत एक खोज। ये सब क्या है? ये सब उपविराम है, जिसको अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। ये सब क्या है? उपविराम। तो ये जो गदर है, ये आतंकवाद है, भारत है या दहेज है, यहां ले लिया हमने। दहेज एक सामाजिक बुराई, दहेज एक सामाजिक सामाजिक बुराई। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? टाइटल कहलाए। तो टाइटल के साथ में उपविराम का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा दूर लगता है, और जो विसर्ग होता है वो एकदम पास में लगता है। तो ये अपने आप में बीच में से कभी खाली नहीं होता है, ठीक है। वो विसर्ग हमेशा बीच में से खाली रहता है। विसर्ग हमेशा एकदम नजदीक लगेगा, यहाँ जाएगा, ये थोड़ा दूर लगता है। ये दोनों में अंतर है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्ण विराम, तो जो पूर्ण विराम चिन्ह है हमारा, पूर्ण विराम चिन्ह, तो पूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो कथन की पूर्णतः समाप्ति पर करते हैं। कथन की पूर्ण समाप्ति पर, कथन की पूर्ण समाप्ति पर कैसे करेंगे? वह स्कूल जाता है, कार्य पूरा, कथन पूरा, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर पांचवा क्या है आपका? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? इसका हाइपन का, योजक चिन्ह का जो हम प्रयोग करते हैं वो कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? एक तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है विलोम शब्दों में। कहाँ पे होगा? विलोम शब्दों के साथ, विलोम शब्दों के साथ। दूसरा होता है आवर्ती अर्धावर्ती के लिए, आवर्ती या अर्ध आवर्ती, आवर्ती या अर्ध आवर्ती के लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग करते हैं संबंध को बताने के लिए, संबंध को बताने, संबंध को बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। इसके बाद होता है संयुक्त क्रिया में, संयुक्त, संयुक्त क्रिया में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद होता है सामासिक पदों के साथ, सामासिक पदों के साथ भी आप किसका प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का। कैसे? विलोम शब्द में क्या है यहाँ? लाभ हानि जय पराजय। आवर्ती कर रहे हैं यहाँ पे, दिन दिन, हरा हरा, आवर्ती हो गई। अर्ध आवर्ती हो गई चाय वाय। आइपन का प्रयोग संबंध है, माता पिता हैं, संबंध बता रहे हैं। गुरु शिष्य हैं, संबंध बता रहे हैं। भाई बहन है, संबंध बता रहे हैं। संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया क्या है? पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, खाना पीना। जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त। सामासिक पदों में हम प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं, सामासिक पदों में प्रयोग करते हैं। जैसे ये माता पिता भी सामासिक पद है, ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया। रात रात, ये भी सामासिक पद है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया जीजा साली, जीजा साली, ये भी सामासिक पद है, ठीक है। द्वंद्व समास है ना दोनों में, तो इसलिए इन 5 कंडीशनों में किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक क्लियर है जी? आप लोगों के कमेंट रुके हुए हैं, आप लोगों के कमेंट रुक गए हैं।
जी जी जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ये क्या है, सामाजिक पदों के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कर लिए हमने यहां तक कंप्लीट। देखो ये सारे के सारे क्या थे हमारे, ये वाले परिभाषा, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे आ जाओ विवरण चिन्ह। ये तो इनके स्टेटमेंट आपको बता दी 1 से लेके 5 तक, ये भी कंप्लीट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब इनको ऐसे ही समझना है। इस निर्देशन का प्रयोग जहां हम हेडिंग डालते हैं ना कोई भी, जैसे हमने यहाँ प्रस्तावना लिख दिया, क्या लिखा हमने, प्रस्तावना, ये हेडिंग है। अब इसमें हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। दूसरा हेडिंग डाला हमने निष्कर्ष, इसमें प्रयोग करेंगे। या फिर हम डायरेक्शन देने के लिए तीर का निशान, जैसे कंप्यूटर हाथ की उंगली का प्रयोग करता है, हैज का प्रयोग या @ का प्रयोग, 1 2 3 ABCD या कैक है गया, ये सब डायरेक्शन को बताने का काम करते हैं। विवरण का क्या करेंगे, जैसे आप पता लिखते हो तो पहले जब आप पता लिखोगे ये लिखोगे, आपको नोट लिखना है, पहले ये बिंदी फिर ये प्रयोग। तो ये पता और नोट में जब हम कम से कम शब्दों में किसी चीज के बारे में बताते हैं तो वहां हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो चिन्ह थे हमारे वो हैं आपके लोप चिन्ह, जो अश्लील अमर्यादित शब्द होते हैं हमारे, अमर्यादित शब्द, अश्लील शब्द, अश्लील शब्द जैसे गाली होती है, ठीक है, अमर्यादित शब्द है। अमर्यादित शब्द क्या है हमारे, अमर्यादित शब्द अश्लील शब्द जो होते हैं गाली है। तो जैसे तू है, तो यहाँ पे हम जो प्रयोग करेंगे उसमें गाली का प्रयोग नहीं करेंगे। तू है ऐसे लिख के दे देंगे, वो अपने आप समझेगा कि तू कुत्ता है, कमीना है, बेईमान है या चोर है। तो जो अश्लील अमर्यादित शब्द है उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता, उसके स्थान पे चिन्ह का प्रयोग करना होता है। लाघव चिन्ह है संक्षिप्त करने के लिए, डॉक्टर, प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हम प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह है, छोटी डिजिट है छोटा कोष्टक, बड़ी डिजिट है तो बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, आपने यहाँ छोटी डिजिट लिखी है और कोष्टक बन लगा दिया आपने यहाँ बड़ा, तो ये कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम नंबर को डालने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ हमने 8 लिखा है तो हम ये लगाते हैं, आजकल इनके स्थान पे हम डॉट का प्रयोग करें। आवर्ती चिन्ह है, आपने यहाँ पे लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और अब आपको लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जब हजारी प्रसाद जी जो हैं, यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इस तरह से जो है आवर्ती चिन्ह का प्रयोग कर दो। तुल्यता चिन्ह का प्रयोग आप बराबर को बताने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मयंक, तो मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है, ऐसे हमने यहाँ पे बताया, तो इसको हम तुल्यता चिन्ह कहते हैं। तो मयंक का अर्थ क्या है, चंद्रमा, तो शाब्दिक अर्थ बताने के लिए तुल्यता का प्रयोग करेंगे। इतिश्री, किसी भी कार्य की पूर्ण समाप्ति पर, जब कार्य पूरा हो जाए, या तो आप एक बड़ी लाइन 0, फिर बड़ी लाइन 0, फिर छोटी 0, या फिर एक बड़ा फिर इससे छोटा फिर सबसे छोटा, इसका प्रयोग आप करोगे कार्य की पूर्ण समाप्ति। अगर 10 क्वेश्चन करने हैं तो 10वें के बाद लगाओगे आप इनमें से कोई एक चिन्ह, आप पहले के बाद नहीं लगा सकते। त्रुटि पद कागपद है। अब मान के चलो यहाँ पे आ गया राजा दशरथ के 4 थे, अब आपसे छूट गया वो 4 क्या थे, तो इसके स्थान पे जो हाँ ये आपने था ना, आप इस चिन्ह का प्रयोग कर लोगे और वहां शब्द लिख दोगे पुत्र। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो जहां आपसे गलती हुई है, मान के चलो दशरथ की आपको गलत हो गया, तो दशरथ पे आप ये करके यहाँ इस चिन्ह को लगा के दोबारा लिख दोगे दशरथ को। तो गलती को सुधारने के लिए कागपद, हंसपद, भूल सुधार अर्थात विस्मरण चिन्ह जो हम इस रूप में प्रयोग करते हैं, आजकल आप इनके स्थान पे ये प्रयोग कर रहे हो। मूल रूप से चिन्ह यही होता है लेमड़े की आकृति का। तो ये क्या है, भूल को सुधारने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह है, इकरा चिन्ह, जैसे कोई उपनाम है, उपाधि है, तो उपनाम उपाधि के साथ में जो उपनाम आपको लिखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला क्या है उनका उपनाम, या कोई उपाधि लिखना है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, तो उपनाम और उपाधि के लिए हम इकरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जो प्यारे दोस्तों प्रसिद्ध कथन होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के, जैसे नारे हो गए, तो नारे के लिए ध्येय वाक्य हो गए, ध्येय वाक्य, तो नारे हैं, ध्येय वाक्य है, उन सब के लिए दुकरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा है तो दुकरे चिन्ह में बंद होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला को क्या करेंगे, इकरे चिन्ह में बंद। उपाधि है
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, तो लौह पुरुष को आपको इकरा चिन्ह में बंद करोगे। रेखांकित है, अंडरलाइन कर देना किसी सेंटेंस में। भारत की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी को अंडरलाइन करके पूछ रहा है, बताइए किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा। अधोरेखा जो नीचे खींची जाती है, शिरोरेखा जो ऊपर खींची जाती है, रिक्त स्थान देखें, ये तो पता ही आपको। प्रश्नवाचक, जहां प्रश्नवाचक शब्द आएगा किसी भी सेंटेंस में, प्रश्नवाचक अगर शब्द आता है, क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां हम प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। संबोधन चिन्ह, जहां भी हम मनोविकार का प्रयोग करते हैं, जो हमारे मनोभाव होते हैं, उन मनोविकारों के लिए हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी के जितने भी तद्भव है, जैसे आंख है, दांत है, इनमें आंख दांत में किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, जैसे अर्ध, यहाँ पे ऑफिस है, तो इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, कॉफी है, ये इंग्लिश के शब्द है, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं अर्धचंद का, और हिंदी के तद्भव शब्दों में अर्धचंद बिंदु का। अनुस्वार चिन्ह, जैसे संसार शब्द है, मयंक शब्द है, तो ये क्या है, ये अनुस्वार चिन्ह है। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे प्रातः है, पुनः शब्द है, प्रातः है, पुनः है। इसके बाद ये प्राय शब्द है, ठीक है, तो प्रातः पुनः, इनमें अतः शब्द है। इन सब में किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, इन सब में कर रहे हैं विसर्ग चिन्ह का प्रयोग। प्रातः काल, पुनः आगमन, प्राय, अतः, एवं, तो अतः के साथ, प्राय के साथ, पुनः के साथ, तो ये सारे के सारे हमारे 25 चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम प्यारे दोस्तों लिखते समय सेंटेंसों में या शब्दों के साथ करते हैं। ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। इसके साथ प्यारे दोस्तों मंडे को आपकी क्लास होगी, उसमें जो टॉपिक लेंगे वो भाषा